नमस्कार दोस्तों, बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। पर्यावरण के लिए जैसे कि हम इम्पोर्टेंट आपको 20 प्रश्न जो है वो डेली करा रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके हैं इसका पार्ट नंबर 4। पिछला वाला वीडियो आपको साइड में आई बटन में वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे इसका पार्ट नंबर 5 और ये जो आपके प्रश्न है पर्यावरण से रिलेटेड, ये शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि सुपर टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, रीट वगैरह। तो किसी भी पेपर की तैयारी आप कर रहे हैं, इन प्रश्नों को आप देखकर प्रैक्टिस जो है वो कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न से। सबसे पहले बात करते हैं पिछले वाले वीडियो में जो मैंने प्रश्न पूछा था उसके उत्तर से। तो पिछले वाले वीडियो में मैंने प्रश्न पूछा था कि बिलगिरी रंगा मंदिर वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। चार ऑप्शन थे आपके पास, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक या आंध्र प्रदेश। आपको बताना था कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी कर्नाटक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मात्र 20 प्रश्न हम इसलिए देख रहे हैं ताकि आप बोर ना हो, और केवल एक दिन में 20 प्रश्न भी आप याद कर लेंगे तो काफ़ी होंगे। तो इसीलिए केवल और केवल 20 प्रश्न लेकर ही हम डेली चल रहे हैं। तो कर्नाटक जो है यहाँ पर सही होगा। कर्नाटक राज्य में जो है वो स्थित है। और बात करें एरिया की, कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो ये जो है वो 540 वर्ग 540 वर्ग किलोमीटर में जो है वो फैला हुआ है। स्थापना की यदि बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1974 में। तो बस ये दो चीज़ें याद रखिए, इतना काफ़ी है और ज़्यादा कहीं कुछ न जो है वो इससे नहीं पूछा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे थोड़ा सा ट्रिक से भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है बिल। बिल आप जानते हैं चूहे का बिल होता है, तो जो चूहे का बिल है यदि उसे आप गिरा दें, बिलगिरी लिखा हुआ है, तो जो चूहा है वो क्या करेगा, नाटक करेगा। कर्नाटक में देखिए नाटक आ रहा है, इस टाइप से जोड़कर याद रख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अब अपने इस वीडियो के प्रश्न। तो इस वीडियो का आपका पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में व्यापक है। ग्रासलैंड पारिस्थितिक तंत्र, तालाबी पारिस्थितिक तंत्र, परजीवी खाद्य श्रृंखला या वन पारिस्थितिक तंत्र। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याओं के पारिस्थितिक पिरामिड केंद्र में जो है वो व्यापक हैं। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर लास्ट वाला यानी कि वन पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। यही जो है आप कह सकते हैं व्यापक है। अगला प्रश्न देखते हैं दूसरा। यहाँ पर कुछ कथन दिए हुए हैं और लिखा है, उन पर ध्यान दीजिए और नीचे पूछा गया है कि कौन सा कथन सत्य है। कथन पहला कह रहा है कि वन्यजीव क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड क्षेत्रों में मनुष्यों का हस्तक्षेप जो है वो लिविंग लेबोरेटरी कहा जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। तो ये दो कथन है, आपको क्या बताना है इन दोनों में से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। केवल पहला, केवल दूसरा, दोनों या इनमें से कोई नहीं। कथन आपने समझ लीजिए। अब बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका यहाँ पर कथन पहला वाला बिल्कुल सही है कि वन्य जीव जो है क्षेत्रों, रिजर्व और प्रोटेक्टेड जो क्षेत्र है उसमें मनुष्यों का हस्तक्षेप लिविंग लेबोरेटरी जो है वो कहा जाता है। तो ये सही वाला कथन हो गया। गलत वाले कथन पर यदि थोड़ा सा नजर डालें तो वन्यजीव रिजर्व में किसी भी अनुसंधान की परिवेशन नहीं है। यहाँ पर आप कह सकते हैं जो वन्यजीव रिजर्व क्षेत्र होते हैं उसमें शासन का आदेश लेकर बिना पशुओं को क्षति पहुंचाए अनुसंधान किया जा सकता है। तो ये जो है इसका पॉइंट होगा, जबकि आप ये नहीं कह सकते कि किसी भी अनुसंधान की परमिशन नहीं है। तो आपका यहाँ पर केवल और केवल एक कथन सही होगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, केवल एक वाला। देखते हैं अपना अगला प्रश्न तीसरा। विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ। वेनिस में हुआ, वियना में हुआ, दिल्ली में हुआ या टोक्यो में हुआ। चार ऑप्शन है, आपको बताना है विश्व का पहला ओजोन परत संरक्षण के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ। वेनिस, वियना, दिल्ली या टोक्यो। बात कर लेते हैं चलिए उत्तर की कौन सा यह सही होगा इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी वियना जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ओजोन परत संरक्षण के लिए जो पहला सम्मेलन है वो कब हुआ, तो 1985 में जो है वो हुआ। और कहाँ हुआ, तो जो ऑस्ट्रिया है आपका, जो आपका ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी जिसका नाम क्या है, वियना, तो इसमें जो है वो हुआ। लागू इसे कब किया गया, तो 1985 के बाद किया गया। 1988 में इसे जो है वो लागू किया गया। कितने देशों में लागू किया गया, तो कुल 196 देशों में जो है इसे लागू किया गया। इतनी सारी चीजें ध्यान रखेंगे आप, इतना जो है वो काफी होगा। चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न चौथा।
किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जनगणना हुई? अच्छा प्रश्न है। काजीरंगा, पलामू, रणथंभौर या गिर? आपको बताना है किन जंगलों में 1932 में भारत की पहली बाघों की जो है वो जनगणना हुई। ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही होगा? बात करते हैं उत्तर की, तो पलामू जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। पलामू के जंगलों में जो है वो 1932 में, कब? 1932 में भारत में पहली बार बाघों की जनगणना जो है वो हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, पांचवा। पिट्टी पक्षी अभयारण्य कहाँ है? हो सकता है आपने ये नाम ना सुना हो। चार ऑप्शन है, तमिलनाडु, केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप। परंतु प्रश्न कहीं ना कहीं ये प्रीवियस ईयर अलग अलग एग्जामों में पूछे जाते हैं, वही सारे यहाँ पर मैंने जो है वो पूछे हैं। तो आपको बताना है पिट्टी पक्षी अभयारण्य जो है वो कहाँ है। बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा, तो लास्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, यानी कि डी, लक्षद्वीप में जो है ये स्थित है। आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छठा। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 23 मार्च को या 24 मार्च को? आपको बताना है विश्व जल दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो आप सभी जानते हैं चंद 4 तारीख में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका ऑप्शन नंबर बी, 22 मार्च जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो विश्व जल दिवस 22 मार्च को जो है वो मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है इसका? विश्व के सभी देशों में जो स्वच्छ जल है उसकी उपलब्धता को सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य होता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, सातवां। साइलेंट वैली नेशनल पार्क कहाँ है? बहुत बार रिपीट होता है क्वेश्चन। चार ऑप्शन है, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। ऑप्शन ए बी सी डी में से आपसे पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है, और केरल के अंतर्गत यदि बात करें तो केरल के पालक्कड़ जिले में, कहाँ पर? पालक्कड़ जिले में जो है वो स्थित है। और ये जो है आपका नीलगिरी पहाड़ी जो है, या नीलगिरी जो पहाड़ है उसके अंतर्गत आता है। क्षेत्रफल में बात करें कितने फैला हुआ है, तो 236, चलिए लिख भी देते हैं इसको, 236.74 वर्ग किलोमीटर में जो है ये फैला हुआ है। ये जो है इसका क्षेत्रफल हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, आठवां। अगला प्रश्न आठवां है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है या कर्नाटक में? अच्छा प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अमूमन आपको हर जगह देखने को नहीं मिलते हैं, इसलिए मैंने कहा कि थोड़े से आपके प्रश्न का लेवल हाई है। परंतु कोशिश कीजिए इन 20 प्रश्नों को डेली डेली याद करते हुए चलिए। समय लाइव टाइमिंग की जो है वो शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी आप वीडियो देख सकते हैं। दोपहर में लाइव टाइमिंग दोपहर 3 बजे की है, तो दोपहर 3 बजे भी आप आकर देख सकते हैं। और सुबह 6 बजे जो है वो करंट अफेयर की टाइमिंग है। चलिए बात करते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, केरल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। परम्बिकुलम वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? केरल में स्थित है, और जो पालक्कड़ जिले है उसमें जो है ये आता है। अभी ऊपर वाले प्रश्न में मैंने बात की थी, जो पालक्कड़ जिला उसी के अंतर्गत ये भी आपका जो है वो आता है। और इसके वर्ग किलोमीटर की बात करें कितने एरिया में फैला हुआ है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 89 वर्ग किलोमीटर जो है उसमें फैला हुआ है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न, नवा। अगला प्रश्न कह रहा है कि IUCN द्वारा जारी खतरे में प्रजातियों की निम्नलिखित लिस्ट पर ध्यान दो। IUCN की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी जो है वो फुल फॉर्म होती है। तो यहाँ पर पहला पॉइंट लिखा हुआ है VU, दूसरा लिखा है EN, तीसरा लिखा है CR और चौथा लिखा है EW। आपको बताना है इनसे या इनमें से खतरे के बढ़ते क्रम में प्रजातियों को रखा जाए तो किस प्रकार होगा? 2 1 3 4, 2 1 4 3, 1 2 3 4 या 2 3 1 4? थोड़ा सा आपको जो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म लिखी इसके बारे में जो है वो पता होना चाहिए कि आखिर लिखा गया है। तो चलिए थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म के बारे में जानते हैं, तब तक आप उत्तर सोचिए। व्यू जो है इससे होता है व्यूलरेबल, VULNERABLE, इसको हम कहते हैं चपेट में। और EN जो है इससे हो जाएगा इंडेंजर्ड, ENDANGERED, जिसे हम कह सकते हैं खतरे में। ये सभी प्रजातियों के संबंध में लिखा हुआ है। जैसे आप देखते हैं बहुत सी विलुप्त प्राय प्रजातियां आती हैं,
CR का होता है क्रिटिकली, C से जो है आपका होता है क्रिटिकली, और R से आपका होता है इंडेंजर्ड, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। तो इसका यहाँ पर मैं बता नहीं रहा हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ हिंदी में, गंभीर खतरे में। और सबसे लास्ट वाला आपका होता है एक्सटेंट इन द वर्ल्ड, जो कि आप कह सकते हैं पूरी तरीके से जो है वो विलुप्त हो गया है। EXTINCT इन द वर्ल्ड। तो ये जो है वो चारों यहाँ पर लिखे हुए हैं। आपको क्या करना है, इनको क्रम से जो है वो छांटना है, यानी कि लगाना है। और इसका अर्थ भी यहाँ पर लिख देते हैं, जो कि आप कह सकते हैं जंगल में से पूरी तरीके से विलुप्त हो गए हैं। अब देखिए कहीं ना कहीं आपको पढ़ने से ही समझ में आ रहा होगा कि इनका जो क्रम लगा हुआ है वो बिल्कुल सही लिखा है। पहला वाला देखिए लिखा है चपेट में, यानी कि कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो एकदम स्टार्टिंग स्टेज होती है उसको हम चपेट में रखते हैं। दूसरे में हम कहेंगे तो खतरे में है, हल्का फुल्का खतरे में है। गंभीर खतरे में उससे ज्यादा जो है कह सकते हैं। और लास्ट वाला एकदम विलुप्त हो गए, तो ये सीरियल आपका बिल्कुल सही लिखा हुआ है। उस आधार पर आप कह सकते हैं 1 2 3 4 आपका ऑप्शन नंबर जो सी लिखा हुआ है ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये जो इनकी शॉर्ट फॉर्म है इसकी फुल फॉर्म आपको अवश्य पता होना चाहिए, तभी आप प्रश्न जो है उसको कर पाएंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न 10 की तरफ। अगला प्रश्न 10 कह रहा है कि निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय निकायों में से किसने बाघों को बचाने और बाघ के आवासों को संरक्षित करने के लिए ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में सक्रिय रुचि जो है वो ली है। अच्छा प्रश्न है, आपको बताना है किसने ली है। यूनाइटेड नेशंस ने, वर्ल्ड बैंक ने, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चार ऑप्शन है, यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इनमें से कोई नहीं। बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर यानी कि वर्ल्ड बैंक जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा कि ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव, ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव शुरू करने में जो सक्रिय रुचि ली थी वो वर्ल्ड बैंक ने जो है वो ली थी। ग्लोबल टाइगर जो इनिशिएटिव है वो बाघों को बचाने के लिए एक योजना है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 11वां। अगला प्रश्न 11 कह रहा है कि तटीय विनियमन क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। भारत में 1991 में CRZ अधिसूचना में तटीय क्षेत्र उच्च ज्वार पर आधारित थे। दूसरा कथन कह रहा है 2004 की स्वामीनाथन रिपोर्ट इस बात का रिव्यू करने के लिए थी कि उच्च ज्वार लाइन सर्वोत्तम अभ्यास नहीं है और कम वैज्ञानिक है। तीसरा कथन कह रहा है कि CRZ अधिसूचना 2011 HTL के बजाय तटस्थ किनारे पर निर्भरता रेखा की सीमा तय की गई है। आपको बता देना है इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य है। केवल एक, एक और दो, दो और तीन, या उपयुक्त सभी। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में से आपको चार ऑप्शन जो है वो छांटने हैं। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो आपका केवल यहाँ पर कथन पहला वाला सही है और दूसरा वाला यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही है। बाकी कथन मैंने आपको पढ़कर सुना दिया। अगला प्रश्न देखते हैं 12वां। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। NCMB की बात यहाँ पर की गई है। जामनगर में, नई दिल्ली में, मुंबई में या गांधीनगर में। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। तो चार ऑप्शन है आपके, जामनगर, नई दिल्ली, मुंबई या गांधीनगर। आपको छांटना है इन चारों में से कौन सा सही होगा। भारत का पहला समुद्री जैव विविधता के लिए राष्ट्रीय केंद्र जो है वो पूछा गया है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की, कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका पहला वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, यानी कि जामनगर। जामनगर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो राष्ट्रीय केंद्र जो है वो जैव विविधता के लिए कहाँ है, जामनगर में। और जो जामनगर है वो आपका गुजरात के अंतर्गत आता है। तो जामनगर की जगह गुजरात आपको ऑप्शन में लिखा देखने को मिले तो आप गुजरात को भी टिक कर सकते हैं। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 13। जट्रोफा कर्कस कहाँ पाए जाते हैं। यूरोप में, उत्तर अमेरिका में, दक्षिण अफ्रीका में या मध्य अमेरिका में। आपको बताना है कि जट्रोफा कर्कस कहाँ जो है वो पाए जाते हैं। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात करते हैं उत्तर की। तो आपका ऑप्शन नंबर डी, मध्य अमेरिका जो है वो सही हो जाएगा। जेट्रोफा कर्कस मध्य अमेरिका जो है उसका एक प्रमुख पौधा है और ये एक बड़ा पादप है जो कि झाड़ियों के रूप में जो है वो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसमें जो है वो उगता है।
कहाँ पर उगता है? अर्ध शुष्क क्षेत्रों में। और इस पादप से प्राप्त होने वाले जो बीज होते हैं उसमें 20 से 30% तक या लगभग 25 से 30% माना जाता है। तो 25 से 30% तक जो है वो तेल निकाला जा सकता है और ये जो तेल है वो कार है, पंखा है आदि चलाने में काम भी जो है वो आता है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 14। अगला प्रश्न 14 कह रहा है कि महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश की है? चार ऑप्शन है। एलिफेंट रिजर्व के लिए विधायी संरक्षण देने के लिए, या राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने के लिए, या फिर संशोधित अधिनियम के प्रावधानों के तहत हाथी कॉरिडोर स्थापित करना, या उपर्युक्त सभी। आपको बताना है कि महेश रंगराजन समिति ने किस उद्देश्य के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश जो है वो की है। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, यानी कि राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण NECA स्थापित करने के लिए। तो महेश रंगराजन जो समिति थी वो इसी को स्थापित करने के लिए वन्य जीव अधिनियम में सुधार की सिफारिश इन्होंने जो है वो की थी। तो नाम ध्यान रखिएगा, महेश रंगराजन समिति किससे संबंधित है? राष्ट्रीय हाथी संरक्षण, या डायरेक्ट कह सकते हैं हाथी संरक्षण से जो है वो संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं 15 की निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। आयरन है, मॉलिब्डेनम है, मैग्नीशियम है, इनमें से क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक है? चार ऑप्शन है, आपको बताना है केवल एक और दो, दो और तीन, दो या तीन। आपके पास चार ऑप्शन है, आपको क्या बताना है क्या जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में इनमें से सहायक है। बात कर लेते हैं उत्तर की। आपका पहला वाला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि केवल एक और केवल दो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपका आयरन और मॉलिब्डेनम जो है ये सही हो जाएंगे, जो कि जैविक नाइट्रोजन फिक्सेशन में सहायक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं 16, निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन तीन नाम दिए हुए हैं। आपको बताना है इनमें से कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है? केवल एक, केवल दो, केवल एक और तीन, या ये सभी। आपको बताना है कौन सा सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उत्तर की कि कौन धरती पर ओजोन बनाने में सहायक है। तो आप कह सकते हैं आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड और उसके साथ साथ मेथेन, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर एक और तीन वाला जो है ऑप्शन सी ये जो है वो सही हो जाएगा, जो कि आपका जो ओजोन है वो बनाने में सहायक होता है। और ओजोन जो है जो परत है वो पृथ्वी तक जो आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उसको कहते हैं कहीं आपको हानिकारक जो उसका प्रभाव होता है उससे बचाती हैं। तो ये कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है आपकी लेयर होती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 17। प्रश्न कह रहा है कि आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है। ये किस समस्थानिक के विघटन से बनता है? K40, CA40, CA48 या K41। आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा सही होगा। आर्गन पृथ्वी पर पाई जाने वाली तीसरी सबसे बड़ी गैस है, ये किस समस्थानिक के विघटन से जो है वो बनता है। बात कर लेते हैं उत्तर की। तो पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि K40। आर्गन की यदि बात करें तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद तीसरी सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जो गैस है उसका इसमें जो है वो नंबर आता है। और ये पाई जो परसेंटेज में कितनी जाती है तो 0.93% जो है वो पाई जाती है। और बनती किससे है? तो K40 जो है इसके विघटन से जो है वो बनती है। देखते हैं अपना अगला प्रश्न 18 कि किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है? असम में, हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में या उत्तर प्रदेश में। चार ऑप्शन है, आपको बताना है कि किस प्रदेश में विश्व धरोहर में शामिल टाइगर रिजर्व है। ऑप्शन ए, बी, सी या डी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए असम जो है वो सही हो जाएगा। और बात करें कि विश्व धरोहर में जो शामिल ये टाइगर रिजर्व है जो कि असम में स्थित है, इसका नाम क्या है? तो नाम है इसका मानस टाइगर रिजर्व। मानस टाइगर रिजर्व जो है इसका नाम है, जो कि असम में हिमालय की जो तलहटी है उसमें जो है वो स्थित है। और इसके साथ साथ ये अभयारण्य यूनेस्को द्वारा घोषित एक प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल में भी आता है। और बाघ के आरक्षित जो क्षेत्र हैं उसमें भी आता है, हाथियों के आरक्षित क्षेत्र में भी जो है ये फेमस है।
बात करते हैं कितने क्षेत्रफल में ये फैला हुआ है, तो ये जो है वो कुल क्षेत्रफल 950 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर आप कह सकते हैं, इसमें जो है वो फैला हुआ है। स्थापना कब हुई थी? तो स्थापित 1990 में जो है वो हुआ था। चलिए देख लेते हैं अपना अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इस प्रश्न के बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, थोड़ा भी वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। उसके साथ साथ चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं ऐड है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, और सर्च करके भी टेलीग्राम से आप जुड़ सकते हैं। चलिए बात करते हैं प्रश्न। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। पहला कथन कह रहा है एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है। दूसरा कथन कह रहा है एनटीसीए की घोषणा वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद हुई। तीसरा कथन कह रहा है इनमें से कौन सा कथन सत्य है, आपको बताना है। केवल इन दोनों कथनों के आधार पर आपको बताना है इनमें से कौन सा या से कथन सत्य है। केवल एक, केवल दो, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। बात करते हैं उत्तर की, तो आपका दोनों ही कथन बिल्कुल यहाँ पर सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एक वैधानिक निकाय है, बिल्कुल सही है। और एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की घोषणा जो है वो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम में संशोधन के बाद जो है वो हुई थी। तो दोनों ही कथन आपके सही है, पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। चलिए अब देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि कामेंग एलिफेंट रिजर्व और देवमाली एलिफेंट रिजर्व किस प्रदेश में है। थोड़ा सा प्रश्न कठिन मैंने पूछा है, ताकि आप थोड़ा सा और अपना लेवल जो है इंक्रीज करें, क्योंकि आप प्रश्न कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कठिन पूछने के चांस बनेंगे। तो ऑप्शन ए है अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है मणिपुर, ऑप्शन डी है मेघालय। इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना उत्तर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके अवश्य बताइएगा। सभी लोग ट्राई अवश्य कीजिए, सही गलत जो आपको लग रहा हो ट्राई अवश्य कीजिए। इसका आंसर हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। जब आप गलत कोई चीज़ करते हैं तब आपको वो चीज़ ज़्यादा लंबे टाइम तक आप कह सकते हैं याद रहती है कि एक्चुअल में उसका सही उत्तर क्या था। इसीलिए मैं कहने कहा कि गलत सही जो भी आपको लग रहा हो, अपना जो ट्राई है वो अवश्य जो है वो किया करिए। तो इसी के साथ हमारा ये पार्ट आज का समाप्त होता है। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो लाइक अवश्य कीजिएगा, नए हैं चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।